तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, चलिए एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपने वीडियो देखी नहीं है तो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली लाइन लिखी है बुक में कि दैट ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली and they are viviparous. No doubt they are viviparous. No doubt they are viviparous. But is it necessary that human always reproduce by sexual way? Sexual reproduction ही होगा। सारे बच्चे जो पैदा होते हैं इंसान में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होते हैं। Yes, sir. हैं? Yes, sir. Fusion of male and female gamete. मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और किसी तरीके से एसेक्सुअल बच्चे बना सकते हैं किसी तरीके से, क्लोनिंग कर जैसे सकते हैं, जैसे ज्यादा से सेक्सुअली ज्यादा क्लोनिंग रिप्रोड्यूसिंग कर सकते प्लांट्स के अंदर, सुनिए मेरी बात, जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर हम स्टेम कटिंग रूट से और किसी और तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा लेते हैं, तो एनिमल भी, ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, बट येट वी कैन प्रोड्यूस सम असेक्सुअल बेबीज। नो 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 सर। नो। करने का तुम्हारा क्या है? पता नहीं सर, नो ही होगा। पता नहीं, नो ही होगा। दो जने नो बोले तो नो ही होगा। ओके, आपने वो टर्म सुनी है, क्लोनिंग यस सर। इन ह्यूमन यस बीइंग? सर। ह्यूमन बीइंग में क्लोनिंग कर सकते हैं? सर अभी तक तो मंकी में ही हुआ है, बाकी अभी तो तक ह्यूमंस में मंकी में मना हुआ है, कर तो मंकी में होगा तो ह्यूमन में भी हो सकता है। मंकी एंड ह्यूमन बीइंग्स तो वेरी क्लोजली रिलेटेड है। एथिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम ह्यूमन का क्लोन बनाएं। एथिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि भाई इंसान है साहब, इंसान कोई एक्सपेरिमेंट का टूल थोड़ी है, तो हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे इंसान के ऊपर। लेकिन अगर आपने मंकी में कर लिया है, इफ मंकी कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन, बाय बडिंग, तो फिर इंसान, बडिंग क्या, बाय क्या कहते हैं, क्या टर्म था वो, क्लोनिंग, तो फिर इंसान में क्यों नहीं कर सकते? हाउ फर्स्ट क्लोन डॉली शीप वाज मेड? सर उसके कुछ सेल्स लेकर उसमें कुछ करा था, उसी के मतलब दूसरे सेल्स से, वो ओके, ऑटोजोम्स सेल्स। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये डॉली की मम्मी है और ये कोई दूसरी भेड़ है, ये भेड़ जो थी उसकी अडर की कोई सेल्स ली थी, इस भेड़ की, काली भेड़ की, और इसकी भेड़ की सेल लेकर के, और इस वाली जो मदर है जिसको हमने चूज किया सरोगेट मदर, उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया। वन ऑफ द लिविंग सेल फ्रॉम दिस शीप इज टेकन एंड इम्प्लांटेड इन इट। अब वो तो डिप्लॉयड सेल है, और डिप्लॉयड सेल है, एंड अगर आप उसको किसी तरह से स्टिमुलेट करेंगे तो दैट डिप्लॉयड सेल कैन गिव राइज, डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो वो जाइगोट की जैसे बिहेव करेगा और उसका डिवीजन शुरू हो जाएगा, 2 4 8 16 32, फिर उसके एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, फिर उसके हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब भर जाएंगे, और फिर वो बच्चा बन के बाहर निकलेगा बिल्कुल डॉली की मदर जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई गैमेट फ्यूज नहीं करे, वी आर नॉट फ्यूज्ड एनी गैमेट, नीदर स्पर्म नॉर एग। सेम कैन बी डन इन ह्यूमन बीइंग आल्सो। ह्यूमन बीइंग के कोई सेल लें अपन, लिविंग सेल, बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स मिलते हैं, ठीक है। डेड सेल्स तो ज्यादा प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में तो लिविंग ही रहते हैं ज्यादातर सेल्स। एंड अगर कोई, क्या नाम से, स्टेम सेल ले लें जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, इंसान का कोई स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड, उसको लेके किसी मदर के सरोगेटेड मदर बना करके और उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दें, तो उससे तो बेबी बन जाएगा, ठीक है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड डिप्लॉयड भी है, तो फिर उसको तकलीफ क्या है वहाँ पे, जस्ट स्टिमुलेट कर दीजिए, हार्मोन दे दीजिए, एंड जैसे हार्मोन्स वगैरह मिलेंगे तो उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, एंड जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर 9 महीने बाद में बच्चा भी पैदा हो जाएगा, और बच्चा पैदा होगा तो वो जिसका सेल लिया था उस जैसा दिखेगा, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एसेक्सुअली, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। मैंने आपको ये टर्म पहले भी कभी बताई थी और मैंने कहा था कि ऐसा संभव है, लेकिन एथिकली इसको रोक दिया गया है,
ऐसा बोला है कि भाई आप ये सब कुछ इंसानों पे नहीं करेंगे, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप जानवरों पे कर लो परमिशन से, प्लांट्स पे कर लो बिना परमिशन के भी, लेकिन अगर आपको इंसानों पे करना है तो इसकी कोई दुनिया की कोई लेबोरेटरी आपको परमिशन नहीं देती है। नॉर्थ कोरिया दे दे तो बात अलग है, वो तो किसी से चलता ही नहीं है, किसी दुनिया के किसी कंट्री पे उसका बस, किसी कंट्री का उस पे बस ही नहीं चलता है। तो नॉर्थ कोरिया में जो है वो वहाँ का क्या है, वहाँ का सुप्रीम क्या नाम है उसका, किम जोंग ऐसा हाँ कुछ तो नाम है। अगर वो मान ले कि भाई मैं मरने के पहले मेरा जैसे एक और दूसरा बना के जाऊं, तो ही में थिंक, तो ही में गेट इज वन ऑफ द स्टेम सेल्स रहती है बॉडी में किसी जगह, या फिर जब वो पैदा हुआ था कभी उसकी लेबोरेटरी के अंदर उसकी कोई स्टेम सेल्स रखी हो, तो वो किसी अच्छी सी एक औरत को, औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस मदर कैन बी एनीवन, गरीब, अमीर, लंगड़ी, लूली, काणी, बहरी, अंधी, गोरी, काली, जैसी भी ले लो आप, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका कोई जीन नहीं जा रहा है उसके अंदर, जो डिप्लॉयड सेल लिया है उसी का ही करेक्टर आएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट हाँ समथिंग रिलेटेड टू दिस। आपने वो क्रिश 3 मूवी देखी है? क्रिश 3 नहीं देखी। हाँ देखता हूँ। हाँ वो सर हाँ, तो उसमें जो वो विलन होता है तो उसमें भी वो मतलब जो इंसान होते हैं, मतलब ऐसा सही में हो सकता है कि वो इंसान और जानवर वो मतलब एनिमल्स का मिक्स करके बना देता है कुछ? अगर आपने देखी हो तो सर बहुत कॉमन है। फिक्शन है, फिक्शन में बहुत कुछ संभव है, और ऐसा नहीं है साइंटिफिकली इट इज इम्पॉसिबल, it may be ओके possible, सर। but we will have to carry out so many experiments which is not ethically allowed। दुनिया के जो मतलब हमारे बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमको लास्ट में एक हमारा जो 11वां चैप्टर है उसमें एक लास्ट में एक लाइन दे रखी है, मतलब एक पैराग्राफ है, उस पे लिखा है एक एजेंसी है भारत के अंदर, वो कहती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, which all experiment you want to do and which all experiments are allowed to do, आपको पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। So if they give you permission then only you can, ठीक है, तो आपको उसमें परमिशन देनी पड़ेगी कि भैया मैं ये बनाना चाहता हूँ, पूरी जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ना, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, सपोज आई वांट टू सेट अप अ प्लांट हियर, मैं चाहता हूँ कि भाई यार इन दिनों जो है मतलब वो अल्कोहल की बहुत कमी हो रही है, हर कोई सैनिटाइजर बनाना चाहता है, अल्कोहल बनाने के लिए मैं एक छोटा सा प्लांट लगा लूँ तो मेरे को तो पहले दिन से प्रॉफिट मिलने लगेगा। वैसे यूजुअली कोई भी बिजनेस लगाते हैं तो उसको 2-3 साल लगते हैं बिजनेस प्रॉफिट में आने के, बट अगर आज की तारीख में मैं सोचूं कि मैं अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री डाल लूंगा तो सैनिटाइजर में तो फटाफट यूज होगा एंड इट विल बी स्टार्ट गिविंग, तो मेरे को पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे देना सारा कुछ बताना पड़ेगा, कौन सा प्लांट है, कहाँ पे लगेगा, क्या क्या रॉ मटेरियल आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितना पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, पॉल्यूशन रोकने के लिए मुझे क्या क्या करने हैं, उसके फंड कहाँ से लाऊंगा, सारा कुछ बना के एंड मेरे को अप्रूव कराना पड़ेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिर उसको देखेगी, उनको लगेगा अरे साहब ये तो बाजार में बेच देगा दारू बना करके, परमिशन तो ले रहा है इस काम के लिए और बाद में ये तो ब्लैक में कर देगा, तो इसको तो नहीं देना परमिशन। तो दे कैन गिव और दे कैन नॉट गिव, लुकिंग एट द this thing business criteria, they may even give, they may even think in a negative, बोले कि यार ये तो गड़बड़ कर सकता है ना, इस आदमी का करेक्टर तो ऐसा नहीं है करके वो उसको मना भी कर सकते हैं। सिमिलरली GEAC जो है, आपको कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना होगा तो पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी एंड द परमिशन विल बी ग्रांटेड ओनली इन केस वो किसी तरह का हमको नुकसान नहीं करे, क्योंकि एंटायर बायो इकोसिस्टम के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं करे, ठीक है। अब अगर आपने कहा वो आपकी जो भी मूवी थी उसमें जो भी कुछ उसने बनाया, अब वो जो करेक्टर है दैट, उस करेक्टर के बारे में हमको पहले इमेजिन करना पड़ेगा, तो वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो तो कहेगा साहब इससे बहुत फायदा होगा, ये इंसान जानवरों जैसी इसमें ताकत रहेगी, इंसानों जैसा इसमें दिमाग रहेगा और ये कर सकेगा वो कर सकेगा, बट इसको उल्टा हो गया तो उसमें जानवरों जैसी अक्ल आ गई, इंसानों जैसी ताकत या फिर वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करने लग जाएगा, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ विल वी बी एबल टू कंट्रोल दैट, तो ये हमको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इनके तो लिए सर मतलब अगर हम करना चाहें तो इज इट पॉसिबल? अगर करना चाहें तो इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में
ये हिट एंड ट्राई मेथड है। हिट एंड ट्राई मेथड क्या है, मतलब हो सकता है जो जितनी भी शादियां वो हिट एंड ट्राई मेथड ही होती है। हर आदमी जो है अपने लिए एक अच्छी सी, मतलब उसके घर वाले जो है एक अच्छी सी लड़की पसंद करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे जो हमारे बच्चे होंगे बहुत अच्छे होंगे, वो खूबसूरत होंगे और वो क्या कहते हैं उनकी अक्ल बहुत अच्छी होगी और वो बहुत अच्छे गाने वाले होंगे क्योंकि उसकी मम्मी बहुत अच्छा गाती है या उसके पापा बहुत अच्छा गाते हैं, मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, तो बच्चा जो है उसमें दोनों गुण आ जाएंगे और पापा मम्मी दोनों ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। वो होता उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब ये तुक्के होते हैं हमेशा, हर बार हर चीज एग्जैक्टली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि Exactly. जेनेटिक इंजीनियरिंग हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा एश्योर्ड मेथड है, ज्यादा एश्योर्ड मेथड है, लेकिन जीन्स तो जीन्स हम जब पढ़ेंगे इन Okay. चैप्टर्स को 10 मतलब 5वां 6वां 7वां 5वां 6वां और 11वां 12वां चैप्टर, 4 चैप्टर इस क्लास की जान है और ये आपकी आपकी लाइफ के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे काफी सारी चीजों को, तो तब आपको जरूरत पड़े मतलब समझने में, इसमें आपको थोड़ा अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। ठीक है, एज इट सेड नो कि अम्ब्रेला और ब्रेन दोनों तभी काम करते हैं जब खुले हो। बंद अम्ब्रेला से आप बारिश में भीग ही जाएंगे और दिमाग कितना भी अच्छा हो लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे, व्हाट इज द सेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है खुले रखने के लिए तो हमको ये सोचना पड़ेगा व्हाट ऑल इम्प्लीकेशंस कैन बी देयर। तो अप्रूवल कमेटी जो है वो अप्रूव करती है, वो सारी चीजों को, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी को सबको देखती है। ठीक है, और चलिए हमने एक बात करी कि हम ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एथिकली इट इज नॉट अलाउड बट पॉसिबिलिटी इज देयर। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्लोन्स होते क्या हैं, व्हाट आर क्लोन्स? चैप्टर 1 में पढ़ा हमने क्लोन्स क्या होते हैं। यस, दिया भी आपने तो। बोल तो दिया, those who are morphologically and genetically similar. आई कांट हियर, ये थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो। Those who are morphologically and genetically similar. यस, अनन्या तेरी शरारत तो है वैसे यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज दोज हु आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल सिमिलर। जेनेटिकली होंगे तो मॉर्फोलॉजिकली हो ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो तो बात वो बस ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने भी कहा आपसे कि भाई अगर सीबीएसई में नंबर लेने हैं तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल सी बात है, अगर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो मॉर्फोलॉजिकली हो गई आपकी बात। अब जितने भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो क्या है, आर दे क्लोन और नॉट? Yes. यस, ऑब्वियसली दे आर क्लोन। व्हाई? बिकॉज क्या है, मतलब एक अंडा और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद उससे एम्ब्रियो बने, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ये 8 सेल और 16 सेल वाला जो गुच्छा है, अगर वो किसी कारण से 2 टुकड़ों में टूट जाए तो दिस एज वेल एज दिस they will produce 2 identical babies। सीता, गीता, राम, श्याम, अमित, सुमित, जो भी बोलना चाहे आप बोलिए। ठीक है, दे आर क्लोन टू वन अनदर। तो अगर मैं कहूं कि ये किससे बना या ये किससे बना, तो इसमें जायगोट का रोल नहीं है। जायगोट तो पहली बार बन गया था, जायगोट बन के उसने डिवीजन शुरू करे। अब इन दोनों में से कोई एक जो है ओरिजिनल है और एक उसका डुप्लीकेट है। अगर मैं कहूं कि ये जायगोट से बना ओरिजिनल पीसी है, पर वो हम कह नहीं सकते बिकॉज वो 8 सेल है, 4-4 में टूट गई, तो अब कौन से कौन है कोई वी डोंट नो। बट ये दोनों एक दूसरे के लिए क्लोन है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं। समझ गए ना आप? फ्यूजन तो वहां हुआ था पहली बार में जायगोट में, वहां तक तो ठीक है, वो पेरेंट्स से तो डिफर करेंगे, बट ये दोनों बच्चे जो हैं दे आर प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसे जायगोट को आप 4 टुकड़े कर लो, 8 कर लो, 16 कर लो, आपकी मर्जी है। टिश्यू कल्चर में हम यही करेंगे। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर हम कोई भी टिश्यू का कोई भी लिविंग सेल ले लेते हैं, उसको हम कल्चर करेंगे इन द मीडियम, और मीडियम के बाद में एक सेल्स बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा सेल का, उसको आप 2 में तोड़ लो, 4 में तोड़ लो, हर पार्ट से एक नया प्लांट बन जाएगा। दीज प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, तो द क्लोन्स है, और क्लोन तो हमने गारंटेड कहा था कि क्लोन्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्लोन बन ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ये क्लोनिंग तभी हो गई जब उसने पूरा शेप ही नहीं लिया था, जब उससे पूरा बच्चा बना ही नहीं था, वो जायगोट की स्टेट में ही था, बल्कि वो एम्ब्रियो की स्टेट में ही था, जायगोट नहीं एम्ब्रियो की स्टेट में ही था, जब वो ब्लास्टुला स्टेज में था तब वो टूट गया। और हम देखते रहते हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे कॉलोनी में, जस्ट पहला ही घर है, वहाँ पे 3 बच्चे हैं आइडेंटिकल ट्रिपलेट। ठीक है,
जायगोट तो एक ही बना था, बच्चे 3 कैसे हो गए? तो वो एक जायगोट से एम्ब्रियो बनने लगे और एम्ब्रियो की सेल्स सेपरेट हो गई और वो बने हैं। तो जो पहला बच्चा बना था, पहले जायगोट बना था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। बट ये उससे तो एक ही बच्चा बना था ना, बाकी 3 जो बने हैं वो 3 एक दूसरे के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक दूसरे के लिए क्लोन्स। ठीक है, so that is possible, that is possible। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो इसको हम जो है मतलब डिफाइन करेंगे तो हमको ये कहना पड़ेगा जायगोट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, लेकिन अभी जायगोट तो शुड रिजल्ट ओनली वन बेबी, वन जायगोट वन बेबी, लेकिन वहां 2 क्यों बने, 3 क्यों बने, 4 क्यों बने, वो तो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया था। So that can be as equal as regeneration। रीजनरेशन में क्या पढ़ा था हमने? अगर आपको 10th क्लास का रीजनरेशन पता है या फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो एक बॉडी है, उसके 2 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दे वर अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो हियर अगेन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेल जायगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो डाउट, लेकिन जायगोट के बाद जितना भी कुछ हो रहा है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? बट हम लिखेंगे सर तो फिर अगर क्वेश्चन आया कि कैन ह्यूमन बीइंग्स बी प्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो सर फिर हम उसमें ये वाला लिख सकते हैं। तो मैं वही लाइन बोल रहा था जब आपने रोका, तो मैं वही कह रहा था एग्जाम में हम यही लिखेंगे, लेकिन कोई आपसे बहस करेगा तो उसके मुंह पे आप चप्पी चिपका सकते हैं, जैसे आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, एग्जाम में तो हम वही लिखेंगे जो नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है ये दोनों ही, नेचुरल तो है लेकिन बट दैट इज कितने ट्रिपलेट्स आए, कितने आइडेंटिकल ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं? रेयर है, बहुत कम है, बहुत कम है। आप देखेंगे तो करीब क्या कहते हैं 40-50 हजार में कोई एक बच्चा पैदा होता होगा आइडेंटिकल ट्विंस, बल्कि उससे भी कम, उससे भी कम। ट्विंस तो हो सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस हो सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कैन बी मेनी। फ्रेटर्नल ट्विंस जानते हैं ना, जहाँ पे एक की जगह 2 अंडे निकल गए हो, 3 या 4 अंडे निकल गए हो, यूट्रस ह्यूमन फीमेल जो है इन अ मंथ ओनली 1 एग रिलीज करती है, बट ड्यू टू सम रीजन और अदर 2-3-4 अंडे निकल गए हो, तो स्पर्म्स तो मिलियंस में जा रहे हैं, तो वो तो तीनों चारों को फर्टिलाइज कर देंगे, तो उनसे जो बच्चे बनेंगे वो तो उतने ही बनेंगे, लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। दे ऑल विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उनमें कोई मेल कोई फीमेल भी हो सकता है, कोई काला कोई गोरा भी हो सकता है, कोई बुद्धिमान कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई दोनों भी हो सकता है। सो दैट इज दे आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, तो आइडेंटिकल ट्विंस के नंबर जो हैं वो तो रिलेटिवली बहुत कम है। तो हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, तो कॉमन नहीं है ये मेथड। ठीक है, दीज आर नॉट वेरी कॉमन। तो हम लिखेंगे यही कि ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अगर आप सोचें। और दूसरी बात क्या है कि आइडेंटिकल ट्विंस लाने हैं आपको, तो आप पहली बार तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्लोनिंग के लिए हम कह सकते हैं कि साहब वहां तो हम एसेक्सुअली कह देंगे, आपके पास एक सरोगेट मदर होनी चाहिए और कुछ स्टेम सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, सो मतलब जो जो अपन ने क्लोन बनाया है, कौन सा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करके, वैसे ये भी क्लोन है। क्लोन इज द जनरल टर्म यूज फॉर द इंडिविजुअल्स व्हिच आर हैविंग एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप तो सेम ही रहेगा ना जिस सेल का लेके आएंगे। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर योर स्टडीज, योर नॉलेज। इसका एग्जाम में आपको कहीं पे लिखना नहीं है। कोई बहस करे तो उनको समझा सकते हैं। ठीक है, यस चित्रांशी बोलो। सर जैसे आपने कहा कि बहुत रेयर होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस हो, सर ये इंडिया में सर एक कोडिनी विलेज है सर केरला के अंदर, तो सर वहाँ तो सर जितनी भी मदर्स है सर उन सबके ट्विंस हैं और सर वो सब आइडेंटिकल है सर, मतलब सर न्यूज़पेपर में आया था। अब वो तो रिसर्च का टॉपिक है, पर फिर वही बात हो जाएगी ना, ह्यूमन बीइंग आर ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, कि आप रिसर्च करके पता करें कि क्यों हो रहा है ऐसा। मे बी कुछ कारण हो सकता है वहाँ पे, हो सकता है कुछ टाइप के रेडिएशन हो, कुछ और टाइप के कोई और देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर और फूड और व्हाटएवर, वो रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, तो उस पर रिसर्च अगर कोई करे, आप में से भी कोई करना चाहे तो कर लेना। वो क्या कहते हैं, सिटी तो वही रहेगा। वैसे तो मैंने अभी ये सुना है कि राजस्थान मतलब कोटा में भी जो है काफी सारे बच्चे ट्विंस पैदा हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स पैदा हो रहे हैं, बट नॉट आइडेंटिकल। उसका कारण कुछ अलग है। उसका कारण ये है कि मतलब जब किसी के, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? कौन सा? टेस्ट ट्यूब, यस सर। हाँ बोलो क्या होता है, क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब पैदा होते हैं,
बड़ी सी एक टेस्ट ट्यूब होती है। मैं छोटा था ना उस टाइम भी हमने सुना था, उस टाइम ये चीज नई नई आई थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 7th 8th क्लास समथिंग। तो उस टाइम हमने पहली बार नाम सुना था टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम सोचे थे यार टेस्ट ट्यूब इतनी पतली होती है, बेबी कैसे होता होगा इसके अंदर। फिर किसी ने सुझाया कि सब बड़ी टेस्ट ट्यूब बनाते होंगे, तो मैंने कहा बड़ी को टेस्ट ट्यूब क्यों कहेंगे, कोई बेलजार बोले उसको कुछ और बोले। तो इट मतलब इंक्विजिटिवनेस रहती है। उस टाइम तो कोई गूगल नहीं था, तो हम किसी से पता नहीं कर सकते थे। टीचर वीचर के पास जाते डर लगता था ऐसी बातें करना। बोला और सर से बातें करते तो मतलब इस तरह की बातें कर रहा हूँ। बोले चल जाके बैठ जा, 7वीं क्लास में पढ़ता है। तो देयर वाज नो वन टू क्रंच आवर दिस नॉलेज ऑफ थ्रेड्स। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। आजकल हम लोग तो छोटे थे तो कोई बोले शादी करेगा ना, ना, मैं शादी नहीं करूंगा। आजकल बच्चे पहले से ही बोल रहे थे मैं तो इससे ही करूंगा मैम को। तो द टाइम इज चेंज एनीवे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ मेथड इन विच हम एक किसी भी मेल से स्पर्म, किसी भी फीमेल से एग ले सकते हैं और उनको आर्टिफिशियली स्टिमुलेटिंग कंडीशन के अंदर फर्टिलाइज कराएंगे। दैट इज द ओनली थिंग डन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में नहीं करते, सर्टेनली नॉट। आपने पिक्चर देखी है वो कौन सी, गुड न्यूज? यस सर, गुड न्यूज। देख लेंगे। यस सर। एक मिनट, एक सवाल है। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या है, मतलब फिर वो अगले चैप्टर के अंदर है, फिर हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या है, किसी डिजायर पर्सन से, जिसकी भी मान लीजिए कोई लेडी है, वो उसको बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज वो अंडा नहीं बना पाती है, या कुछ और कारण है, या उसका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे केस के अंदर अगर वो अंडा बना पाती है तो उसका अंडा लेंगे, नहीं बना पाती तो किसी डोनर से अंडा लेंगे। और जो स्पर्म अगर हस्बैंड का है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर किसी डोनर से लेंगे। या कोई डिफेक्ट है हस्बैंड के अंदर, वो नहीं चाहता है कि भाई हमारे बच्चे डिफेक्टिव हो, तो वो किसी डोनर से स्पर्म ले लेंगे। उन दोनों को लेबोरेटरी के अंदर स्टिमुलेटिंग कंडीशन में फर्टिलाइज कराना। वंस इट इज फर्टिलाइज्ड, व्हेन इट रीचेस टू अप टू 8 और 16 और 32 सेल स्टेज डिपेंडिंग, उसके हिसाब से उसको इम्प्लांट कर देंगे इन आइदर इन द यूट्रस और इन द फैलोपियन ट्यूब एंड देन फर्दर डेवलपमेंट। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है कम है, तो क्या करते हैं यूजुअली डॉक्टर्स जो है वो 3-4 अंडे ले लेते हैं, और स्पर्म्स तो खैर होते ही मिलियंस में, और उनको फर्टिलाइज कराते हैं। एंड व्हेन द जायगोट आर फॉर्म्ड, उनको वो इम्प्लांट कर देते हैं कि भाई आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 5, व्हाटएवर जायगोट दे इम्प्लांटेड गैमेट्स, मतलब वो ब्लास्टुला फेज के अंदर जो इम्प्लांट हुए उनमें से कोई ना कोई तो होगा। तो वो क्या है, कई बार 2-2 लग जाते हैं, 3-3 लग जाते हैं, तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं। तो जहाँ एक भी नहीं हो रहा तो उनके लिए खुशी की बात है कि उनको 2 बच्चे मिले, 3 बच्चे मिले, एक ही बार में कोटा पूरा हो गया, उनको 2 बार, तीसरी बार रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो दे आर द मेथड। तो आइडेंटिकल ट्विंस एंड ये बिल्कुल अलग इशू है ना, इसका कोई उससे लेना देना नहीं। यहाँ 3 अंडे से 3 फर्टिलाइज हुए, 3 बच्चे बने, ठीक है। दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, वो बड़े छोटे, काले गोरे, इंटेलिजेंट, बुद्धू, कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमने काफी बड़ा डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा चैप्टर, टाइम इज रनिंग आउट, आधा घंटा भी हो गया हमारी बहस करते हुए, कोई बात नहीं, 10 मिनट तो पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लाइन का ये मतलब यही है कि भैया ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसके ऊपर अपन ने बहस कर ली कि हाँ होता तो सेक्सुअली है, लेकिन बाय एंड लार्ज कभी ना कभार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कराया जा सकता है, या होता भी है नेचुरली। एंड विविपेरस तो क्या मतलब है? दैट इज व्हेन द बेबी इज मैच्योर, डेवलप्ड in the uterus. Okay, the reproductive events of the human include formation of gametes. तो किसी भी sexually reproducing organisms की लाइफ में 3 phases हैं, उनको हमने पढ़ा है। that is first juvenile phase and then क्या हो रहा है? Okay, तो हमने कहा किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स की 3 फेज है। फर्स्ट जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दैट इज सीनेसेंस फेज। जुवेनाइल के अंदर वो रिप्रोडक्टिवली केपेबल नहीं है, उसकी केवल बॉडी के हाथ पैर लंबे चौड़े होंगे, बड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़ा हो जाएगा, शेप साइज ले लेगा, ठीक है। दैट फेज के अंदर जनरली जो लेडी गर्ल होती है, इन केस ऑफ मैमल्स, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या उसको वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसने गैमेट बनाना अभी शुरू नहीं, मतलब गैमेट अंदर तो बन गया लेकिन मैच्योर होकर बाहर नहीं आया होंगे, ठीक है। जबकि मेल जो होता है वो सीमन का डिस्चार्ज वगैरह करना, वो जो है उसके लिए कम से कम उसको 13-14 साल की उम्र तक पहुंचना पड़ता है। तो हमने ये मान लिया, भारत सरकार ने जस्ट फॉर सम अदर पर्पस
जो है रिप्रोडक्टिव एज, शादी की एज रखी है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। वो अलग कारण से रखी है, वैसे तो मतलब हमने कहा कि जो गर्ल्स होती हैं वो 12-13 साल की उम्र में और जो बॉयज होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में रिप्रोडक्टिवली केपेबल हो जाते हैं। और पुराने ज़माने में ऐसा होता भी था, उन दिनों में अर्ली मैरिजेस हो जाती थी और गौना करा कर ले आते थे और उनके बाल बच्चे भी हो जाते थे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो जो है ऐसी मदर्स मर जाती थी, डेथ हो जाती थी उनकी। तो इसलिए जो है सरकार ने काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद में जो है देखा कि द गर्ल इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड बाय दैट टाइम एंड दैट इज़ व्हाई मैरिजेबल एज को 18 जो है रखा है। उससे बड़ा कारण ये है कि मैरिजेबल एज अगर जल्दी रहेगी 13-14 साल में, बच्चों को तो पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हेतु ऑल्सो 18 ईयर्स मिनिमम कर दिया गर्ल्स की। अब कौन 18 साल की उम्र में शादी करता है? सारी लड़कियां जो है बहुत क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, पहले कोई जॉब वो करेंगे, है ना? वो किसी से दबना नहीं चाहती हैं, तो अब और लड़कियां जो है 28, 30, 32 की उम्र में जाके शादियां करती हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन द पॉपुलेशन इज कमिंग डाउन एंड इट इज गुड फॉर द कंट्री। चलिए, ये तो बात हो गई। तो अब ये 3 फेज हो गए रिप्रोडक्टिव के। उसके बाद हमने मतलब लाइफ के, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के अगेन 3 फेज है। दैट इज, पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट थे, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन 2 तरीके से होते हैं, दैट इज मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल के अंदर, जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर, उसको कहेंगे oogenesis। तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दे आर पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा जो दूसरा इवेंट है दैट इज कॉल्ड, आज तो बहुत फोन आ रहे हैं,